नमस्कार साथियों, स्कूल मैनेजमेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं पहली यूनिट शैक्षिक प्रबंध, उसकी विशेषताएं, उद्देश्य और मुख्य परिभाषाएं। हमने पूर्व के वीडियो में उद्देश्य के बारे में पढ़ लिया। हमने पूर्व के वीडियो में ये भी देख लिया कि शैक्षिक प्रबंध की अवधारणा क्या है, उसका परिचय क्या है। आज हम देखेंगे शैक्षिक प्रबंध की मुख्य परिभाषाएँ। देखो दोस्तों, शैक्षिक प्रबंध की मुख्य जो परिभाषा है उसमें से एक परिभाषा निश्चित है कि वो एग्ज़ाम में आएगी। तो आज हम उसके ऊपर विशद चर्चा करेंगे जो मुख्य परिभाषाएं हैं। शैक्षिक प्रबंध का मोटो है कार्य करवाने की कला। आज मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं है, पैर में मोच भी है। कार्य करवाने की कला का नाम ही शैक्षिक प्रबंध है। तो ये हेरोल्ड कुंटज जो है, हेरोल्ड कुंटज, इन्होंने क्या कहा। देखो दोस्तों, पूरी परिभाषा तो आपको याद नहीं होगी, इसलिए क्या करना है, किसी भी परिभाषा के अंतर्गत 2 या 3 शब्द ऐसे होते हैं, उनको याद रखना है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। प्लस प्रत्येक यूनिट से 2 या 3 परिभाषा हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। उन परिभाषाओं को आपको याद रखना है ताकि आपके एग्ज़ाम में जब भी परिभाषा के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन बने तो आप उसको बेहतर साबित कर सकें। साथ ही दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक यूनिट के अंतर्गत 2 या 3 जो परिभाषा है उसके अंदर 2 या 3 ऐसे मुख्य शब्द हैं, उनको आपको पकड़ के रखना है जो आप एग्ज़ाम में आते आपको पता चल सके कि ये परिभाषा तो उनकी है। देखो, हेरोल्ड कुंटज ने कहा है कि औपचारिक रूप से संगठित समूह के साथ तथा उनके द्वारा कार्य करवाने की कला का नाम ही प्रबंध है। औपचारिक रूप से संगठित समूह कोई भी है, कैसा संगठित समूह, और हमने बताया भी सही कि संगठन का नाम ही, नियोजन के अंतर्गत संगठित समूह से काम करवाने का नाम ही प्रबंध है। तो संगठित कोई भी समूह है और उससे कार्य करवाने की कला, क्या कार्य करवाने की कला, तो ये आपको याद रखना है कि कार्य करवाने की कला किसने कहा है, हेरोल्ड कुंटज ने कहा है। कू से लिख देना आप कार्य और कला। कार्य करवाने की कला का नाम ही शैक्षिक प्रबंध है। किसने कहा, हेरोल्ड कुंटज ने। ठीक है दोस्तों, एक बार ये प्रश्न आ चुका है फर्स्ट ग्रेड में। जेम्स एल लुंडी, जेम्स एल लुंडी, जेम्स एम लुंडी कहते हैं। जो मुख्य परिभाषा है उसके ऊपर ही हम बात करेंगे, ज़्यादा इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्रबंध मुख्यतः विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों के प्रयत्नों को नियोजित, समन्वित, प्रेरित और नियंत्रित करने का कार्य है। क्या विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, इतना आपको याद रखना है कि इन्होंने कहा है कि विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो आपके सामान्य उद्देश्य हुआ करते, जैसे आपने पढ़ा होगा, आप जब पाठ की रूपरेखा का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उसके अंतर्गत आते हैं सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। इन्होंने कहा है कि विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों के प्रयत्न जो भी कर रहे हैं साथ में, जैसे आपका स्टाफ कोई भी कार्य कर रहा है तो जो नियोजन कर रहा है, जो समन्वय कर रहा है, प्रेरित कर रहा है किसी को, उन सभी को शैक्षिक प्रबंध कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो लुंडी क्या कह रहे हैं, लुंडी कह रहे हैं कि विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो हम प्रेरणा कर रहे हैं, हम समन्वय कर रहे हैं, हम प्रेरित कर रहे हैं, उन सभी कार्यों को शैक्षिक प्रबंध माना जाता है। अब एक नाम आता है, ये परिभाषा भी पहले आ चुकी है और इसका नाम है F.W. टेलर। F.W. टेलर दोस्तों, ये इस बार भी फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत ये प्रश्न बना था और पहले भी बन चुका है, ठीक है, क्योंकि जो पहला पेपर है वो अलग अलग बन रहा है। जैसे 4 ग्रुप है तो 4 ग्रुप के अलग अलग जीके आएंगे। जो जीके का पहला पेपर होगा तो निश्चित है कि चारों में मैनेजमेंट तो लगेगी, तो उन सभी में सेम टू सेम तो प्रश्न आएंगे नहीं। तो F.W. टेलर का प्रश्न आ चुका है और इनको ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कहा है कि ये वैज्ञानिक प्रबंध के पिता माने जाते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता माने जाते हैं। कौन, F.W. टेलर। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन है, F.W. टेलर। तो F.W. टेलर और जेम्स लुंडी, इन दोनों की परिभाषा तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो लुंडी जो F.W. टेलर कहते हैं
कि शैक्षिक प्रबंध सही रूप से ये जानने की कला है कि आप लोगों से क्या करवाना चाहते हैं तथा ये देखना कि वे उसे सर्वोत्तम ढंग से एवं अधिकतम मितव्ययतापूर्वक कैसे करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप क्या करवाना चाहते हैं, तो इसका एक तो आपको ये याद रखना है कि आप लोगों से क्या करवाना चाहते हैं। आप लोगों से क्या करवाना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, कौन कहते हैं ये, F.W. टेलर, क्या करवाना चाहते हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि मितव्ययतापूर्वक, मतलब मितव्ययतापूर्वक यानी बहुत भले राशि है वो भी कम होनी चाहिए, कम संसाधनों में, यानी सीमित चीज़ों के अंतर्गत आप किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं, ये किसने कहा, F.W. टेलर ने। साथ ही इन्होंने कहा कि आप करवाना क्या चाह रहे हैं लोगों से, इसका नाम ही शैक्षिक प्रबंध है, इसका नाम ही शैक्षिक प्रबंध है। और उस शैक्षिक प्रबंध को आप मितव्ययतापूर्वक किस प्रकार से नियोजित करते हैं, इसका नाम शैक्षिक प्रबंध है। ये वैज्ञानिक जो प्रबंध है, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता जो F.W. टेलर माने जाते हैं, उनकी ये परिभाषा है। तो इन शब्दों को दोस्तों याद रखिएगा, अपने नोट्स बुक में सेम टू सेम लिख दीजिएगा कि आप लोगों से क्या करवाना चाहते हैं, कौन कहते हैं, टेलर, और मितव्ययतापूर्वक। तो ये दो चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएगी, आपको इनकी परिभाषा याद हो जाएगी। और F.W. टेलर की परिभाषा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा, मतलब आपके फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। फिर है पीटर F. ड्रकर, पीटर F. ड्रकर, कहीं पर इनका नाम डंकन भी आता है, पर वैसे पीटर F. ड्रकर माना जाता है। इनको कहा जाता है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के पिता, उद्देश्य द्वारा जो प्रबंध किया जाता है, प्रबंध के जनक, कि मतलब उद्देश्य द्वारा किस प्रकार से प्रबंध किया जाएगा, क्योंकि हमने कल के वीडियो में पढ़ा था, पिछलेगत वीडियो में, कि शैक्षिक प्रबंध के उद्देश्य क्या क्या है। तो उन उद्देश्यों के जो पिता माने जाते हैं वो पीटर F. ड्रकर माने जाते हैं। तो पीटर F. ड्रकर ने कहा है कि प्रबंध एक बहुउद्देशीय तत्व है जो एक व्यवसाय का प्रबंध करता है, प्रबंधकों का प्रबंध करता है तथा कार्य करने वालों का प्रबंध करता है। जितने भी जो मैनेजमेंट है उन सभी मैनेजमेंटों का मैनेजमेंट भी करता है। एक जो बिजनेस है उसका प्रबंध करता है, साथ ही कार्य करने वालों का प्रबंध करता है। ये किसने कहा, पीटर F. ड्रकर ने। तो इसको याद रखने के लिए आपको ये परिभाषा याद रखनी पड़ेगी, प्रबंधों का प्रबंधक, प्रबंधकों का प्रबंध, किसने बताया, पीटर F. ड्रकर। अब देखिए दोस्तों, कोई भी गाइड है वो परिभाषा अलग अलग नहीं लिख सकती, परिभाषा तो जो इन्होंने बताई है सेम टू सेम सभी में वही आएगी। तो इसलिए किसी प्रकार की जो भ्रांति है उसमें नहीं पड़ना है, बस ये याद रखना है कि प्रबंधकों का प्रबंध किसने कहा, पीटर F. ड्रकर ने। और ये भी प्रश्न दोनों ही महत्वपूर्ण हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन हैं, F.W. टेलर। उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध के जो जनक हैं या पिता हैं वो कौन हैं, पीटर F. ड्रकर, P.F. ड्रकर भी बोलते हैं इनको, और उनको F.W. टेलर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हैं हेनरी फेयोल। देखो हेनरी फेयोल आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हेनरी फेयोल, हेनरी फेयोल क्या कहते हैं कि अन्य प्रशासन की भांति शैक्षिक प्रशासन 5 तत्वों से बना है, NSASN, नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय तथा नियंत्रण की एक प्रक्रिया है। तो हेनरी फेयोल ने प्रबंध को 5 तत्व माने हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखने हैं, 5 तत्व। अगर परिभाषा में आ जाए कि 5 तत्व, ठीक है, यहाँ आ जाए कि शैक्षिक प्रशासन 5 तत्वों से मिलकर के बना है, निम्न में से बोलो, आ जाएगा ऊपर से किस महाशय की परिभाषा है। और ऐसे प्रकार से अगर सेंटेंस बन के आए तो आप जरूर याद रखेगा कि हेनरी फेयोल ने कहा है। और जहाँ पर 5 तत्व आएंगे दोस्तों तो वो हेनरी फेयोल, और हेनरी फेयोल तो खुद अंदर एक महत्वपूर्ण आपका पार्ट है इस पहली यूनिट के अंतर्गत। और हेनरी फेयोल का नाम तो आता ही आता है, इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे है J.D. मूने। J.D. मूने भी आपके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उम्मीद करता हूं कि शायद आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आप अपने नोट्स बुक में लिखते होंगे। मैं
लास्ट तक शैक्षिक प्रबंध पूरा है करवाऊंगा, ऐसा मेरा मानस बन चुका है। क्यों ना हम साथियों के लिए इस प्रकार से कुछ नवाचार करें जो आप सभी के काम आ सकें। अगर आप पसंद कर रहे हैं और नए नए हैं चैनल पे तो एक बार सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, इसके बाद में आता है नाम जेडी मुने। जेडी मुने, तो जेडी मुने क्या कहते हैं? जेडी मुने कहते हैं कि सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानवीय संस्था को शैक्षिक प्रबंध कहा जाता है। देखिए दोस्तों, विशिष्ट उद्देश्य का तो किसने कहा था? विशिष्ट उद्देश्य की जो बात की थी वो की थी जेम्स एल लुंडी ने, ठीक है। और सामान्य उद्देश्य की बात कर रहे हैं जेडी मुने। तो सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति, बस इतना आपको लिखना है, सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति। ये बात किसने की है? जेडी मुने, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति जेम्स एंड एल लुंडी ने ये बात की है। फिर आता है जेबी सीयर्स। जेबी सीयर्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने एक मनोवैज्ञानिक भी माने जाते हैं। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम किया है इसके ऊपर, बाल अपराध के ऊपर भी। तो जेबी सीयर्स कहते हैं कि शैक्षिक प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यावहारिक रूप में संपन्न हो सके। तो शैक्षिक प्रबंध को व्यावहारिक रूप से सफल बनाने का काम जो कौन बता रहे हैं वो हैं जेबी सीयर्स। ये बता रहे हैं व्यावहारिक रूप से सफल, शैक्षिक प्रबंध को व्यावहारिक रूप से सफल बनाने का जो काम बता रहे हैं वो बता रहे हैं जेबी सीयर्स, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं मेरी पार्कर फोलेट। ये भी भाटिया आश्रम के जितने भी टेस्ट होते थे उन टेस्टों में ये सभी परिभाषा आ चुकी हैं और पूर्व में मैंने इनका वापस से निचोड़ निकाला कि ये 2013 के बाद में जितने भी फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए उन सभी फर्स्ट ग्रेड को पेपर में परिभाषा आ चुकी है, इसलिए मैंने इनका नोट्स स्पेशल बना दिए। मेरी पार्कर फोलेट, तो मेरी पार्कर फोलेट कहते हैं कि प्रबंध दूसरों के कार्य करवाने की कला है। जो प्रबंध है वो दूसरों से कार्य करवाने की कला, दूसरों से कार्य करवाने की कला है। किसने कहा? ये प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। किसने कहा? मेरी पार्कर फोलेट ने। और एफडब्ल्यू टेलर क्या कहते हैं? आप लोगों से क्या करवाना चाहते हैं? ये तो एफडब्ल्यू टेलर कह रहे हैं और मेरी पार्कर फोलेट ने कहा है दूसरों से कार्य करवाने की कला। मेरी पार्कर फोलेट का भी प्रश्न बहुत ही ताज़ा फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। साथ ही दोस्तों एक अन्य नाम है जिसका नाम है रॉस मूरे। ज़्यादा परिभाषा नहीं है तो रॉस मूरे कहते हैं, रॉस मूरे। हो सकता है नाम केवल मूरे ही आए, ठीक है, और मुर्रा तो भैंस की नस्ल है। मूरे कहते हैं प्रबंध का तात्पर्य निर्णय लेना है। निर्णय यहाँ पे लिख दो प्रबंध। तो प्रबंध का कार्य क्या करना है? निर्णय लेना है। ये किसने कहा? रॉस मूरे ने। रॉस मूरे कहते हैं कि कोई भी आप निर्णय ले रहे हैं, किसी भी संस्थागत रूप से कोई भी निर्णय ले रहे हैं, इसका मतलब मानिए कि आप कुछ न कुछ प्रबंध कर रहे हैं, कुछ न कुछ मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि निर्णय बड़ा मुश्किल से लिया जाता है, ठीक है। और एक अन्य परिभाषा है वो है डेफिनेशन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है कि सत्ता का औपचारिक ढांचा ही प्रबंध है। लूथर गुलिक। देखो दोस्तों, लूथर गुलिक और हेनरी फेयोल ये दो नाम बड़े फेमस हैं और इन दोनों में से एक प्रश्न स्पेशल बनता है, 100% बनता है, लूथर गुलिक और हेनरी फेयोल कैसे। तो अब ये नाम मैं आपको एक बार इनका भी मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखवा देता हूँ कि इन्होंने क्या कहा है, ठीक है दोस्तों। हमारे पास में संसाधन कम है फिर भी हम खुश हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं। लूथर गुलिक। लूथर गुलिक दोस्तों ये नाम तो आपके आएंगे। 4 तत्व किसके हैं, 5 तत्व किसके हैं, ठीक है। नियोजन किसने बताया, प्रबंध किसने बताया, किसमें से कौन सा किसने नहीं बताया, इसको याद रखना है। इन्होंने कहा है सत्ता का औपचारिक ढांचा, सत्ता का औपचारिक ढांचा यानी स्ट्रक्चर,
सत्ता का औपचारिक ढांचा ही प्रबंध है। सत्ता का जो औपचारिक ढांचा है उसी को प्रबंध कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो एक तो होता है औपचारिक का मतलब जैसे जनरली समझा दूं जैसे फॉर्मेलिटीज़, और एक होता है अनौपचारिक। जैसे आपके घर में कोई दूर के रिश्तेदार आए हैं, बहुत दूर के, ठीक हैं, तो आप उनसे इतना घुल मिल के बात नहीं कर पाएंगे। कुछ फॉर्मेलिटीज़ टाइप जैसे आप करेंगे, हाँ जी आए, बैठिए, चाय लीजिए, खाना लीजिए, वो लीजिए, ठीक है। पर जैसे आपके घर में आपके मामा आ गए, जैसे आपके घर में आपके बहन आ गए, भाई आ गए, ठीक है, चाचा आ गए, तो उनके बीच में अपने जो वार्तालाप करने में है, अपने जो एक व्यवहार करने में इतनी ज़्यादा एक जो बाध्यता है वो नहीं आएगी। बिल्कुल हम खुल के बात करेंगे क्योंकि वो एक अनौपचारिक है जिसमें किस प्रकार की फॉर्मेलिटीज़ नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये तो होता है औपचारिक और अनौपचारिक का मतलब। जहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ के टाइप से कुछ किया जाता है वो औपचारिक होता है, जहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ के टाइप कुछ नहीं किया जाता और व्यवहारिक रूप से जो किया जाता है उसको अनौपचारिक कहा जाता है। तो इन्होंने कहा कि सत्ता का जो औपचारिक ढांचा है वही प्रबंध है, ठीक है दोस्तों। ये किसने कहा? लुथर गुलिक ने। तो दोस्तों ये जो मैंने परिभाषा बताई है, मान के चलिए कि अगर एग्जाम में शैक्षिक प्रबंध से अगर परिभाषा आती है तो इन परिभाषाओं से बाहर कोई भी एक भी परिभाषा नहीं जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने देखा कि शैक्षिक प्रबंध की मुख्य परिभाषा, और साथ ही हमने ये भी देखा कि वैज्ञानिक प्रबंध के पिता किसको कहा है? F.W. टेलर। उद्देश्यों के आधार पर जो प्रबंध के पिता है वो किसको कहा है? तो इन सब बातों को देखा है, और साथ ही हमने जो महत्वपूर्ण जो ये जो परिभाषा है वो आपको साथ में मैंने साझा की है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। आज मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ कि मैं दोस्तों के साथ में काम आ सकूँ, और जितने भी भावी व्याख्याता हैं उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये टॉपिक 100% आपके लिए बेहतर और कारगर साबित होगा। आप इन जो मैंने बताई है परिभाषा, उनके जिस प्रकार से मैंने ये जो पॉइंट बताए हैं, प्रबंध, दूसरों से कार्य करवाने की कला, व्यावहारिक रूप, सफल, सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति, निर्णय प्रबंध, इन सब को लिख दीजिएगा ताकि आपके लिए बिल्कुल ही 100% काम आ सके, प्लस ज़्यादा समझ में आ सके। भाई इतनी लंबी जो परिभाषा होगी वो आपको समझ में भी नहीं आएगी, याद भी नहीं रह पाएगी, परंतु कुछ जो शब्द हैं परिभाषाओं के उसको आप बेहतर ढंग से याद रख पाएंगे और इनके आधार पर आपको अच्छे से याद भी रह पाएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण परिभाषा थी शैक्षिक प्रबंध के अंतर्गत वो मैंने आपके साथ में साझा कर दी है, और उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिलहाल मैं भरत कोराना लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शबा खैर।